Today our next topic is density and molar mass of a gaseous substance, or you can say relationship between density and molar mass. ये आपके पास है. पीछे मैंने वैसे तो आप लोगों को डिराइव नहीं करवा के दिखाया था, डायरेक्ट बता दिया था. D is directly proportional to M. तो सेम टू सेम यही है. अगर आपसे कोई पूछे तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? PV इज इक्वल टू nRT. अगर आप लोग V को इसके नीचे ले जाएं, ठीक है जी, N बाई V इज इक्वल टू P अपॉन में RT. अब N का मीनिंग क्या बताया था मैंने आपको? मास अपॉन में मोलर मास. याद है ये बात आपको? तो मास को अगर मैं W से लिख दूं और अपॉन में यहाँ V कर दूं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपॉन में मोलर मास इज इक्वल टू P अपॉन में RT. व्हाट इज W बाई V? बताइए, शाबाश, वेरी गुड. डेंसिटी. तो डेंसिटी D अपॉन में M इज इक्वल टू P अपॉन में RT. और अगर आप इस मोलर मास को रिलेशनशिप में लाना चाहते हैं, इसको इधर कर दो. तो मोलर मास ऑफ ए गैस इज रिलेटेड इन दिस मैनर. मोलर मास इधर आ जाएगा DRT अपॉन में P. तो आपके पास ये रिलेशनशिप होता है. इसके ऊपर मैं न्यूमेरिकल बना सकता हूँ. ठीक है, तो सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है. तो DRT अपॉन में P, तो ये आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट आपके पास में है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. ये अगले साल तक भी आएगा आपके पास. जब नेक्स्ट ईयर आप लोग जाओगे तब भी ये रूल आप लोगों को फॉलो करेगा, तो इसको ध्यान से समझ लेना. ठीक है, नेक्स्ट इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. सिंपल सी बात इसने बताई, वो मैं बता देता हूं. इसने क्या बात है कि अगर किसी कंटेनर में दो या दो से ज्यादा नॉन रिएक्टिंग गैसेज हैं, ध्यान से सुनना. तो मान लेते हैं मैंने तीन गैसेज भर दी, A, B और C. इस कंटेनर के अंदर तीन गैसेज हैं A, B, C एंड दे आर नॉन रिएक्टिंग. याद रखना इस बात को, रिएक्शन नहीं होनी चाहिए. जैसे H2 प्लस Cl2 क्या होगा, बता दोगे? जल्दी बोलिए, शाबाश. अगर मैं इस कंटेनर में, हाँ, 2HCl, वेरी गुड वेरी गुड. तो H2 प्लस Cl2 नहीं डालूंगा, ऐसी गैसेज डालूंगा जो जल्दी से रिएक्शन नहीं करती. तो उसने क्या रूल दिया? इफ 2 or more than 2 non-reacting gases are present in a closed container, then the total pressure of the container is always equal to the addition of partial pressure of each gases. बड़ा सिंपल सा रूल दिया, क्योंकि इसमें कुछ बताने वाली बात ही नहीं है. उसने बोला कंटेनर के अंदर का जो टोटल प्रेशर है वो A गैस के प्रेशर, B गैस के प्रेशर और C गैस के प्रेशर का एडिशन है. तो बच्चे सोचते हैं कि यार ये क्या रूल हुआ, इसमें क्या जरूरत थी, है ना. लेकिन इस रूल को आगे जब मैं डिराइव करूंगा तो मैं टोटल प्रेशर को मोल फ्रैक्शन के साथ कनेक्ट कर दूंगा, और फिर वो न्यूमेरिकल थोड़ा सा मुश्किल बन जाता है, जो बच्चों को ध्यान देना चाहिए. ठीक है, तो मैंने आपको क्या बता दिया सर, देयर आर 3 गैसेस, और 3 गैसेस के हिसाब से मैंने आपको बता दिया कि जो टोटल प्रेशर है वो एडिशन की इक्वल होगा. अच्छा, एक बात बताइए, PV इज इक्वल टू nRT होता है? यस और नो बोल दो. तो मैं ऐसे लिख देता हूं, PV इज इक्वल टू nRT. अगर गैसेस का वॉल्यूम सेम है, R और T कांस्टेंट है, तो ये आपके पास आ गया ना. इसी तरीके से मैं PV लिख दूं, क्या हो जाएगा बोलो? PV इज इक्वल टू NV/RT अपॉन में V, और सिमिलरली PC इज इक्वल टू NNC RT और अपॉन में V. अब इक्वेशन नंबर 1 दे दो इसको. इक्वेशन नंबर 1 में अगर मैं ये वैल्यू रख दूं PA की, PB की और PC की, क्या हो जाएगा फिर बताइए, शाबाश. P टोटल इज इक्वल टू NA/RT अपॉन V प्लस NB/RT अपॉन V प्लस NC/RT अपॉन C. कुछ चीज कॉमन दिख रही है? जल्दी बोलिए, शाबाश. समथिंग इज कॉमन हेयर और नॉट? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. तो P टोटल इज इक्वल टू
RT अपॉन V Na प्लस NB और प्लस NC। तो ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई, जिसको मैं डाल देता हूं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, वैसे तो इनको भी डाल सकते थे इक्वेशन, वो आपकी इच्छा पे डिपेंड है। चलो इसको डाल देते हैं 2, इसको कर देते हैं 3, इसको कर देते हैं 4 और इसको कर देते हैं 5। अब आपको बारी बारी से इनको डिवाइड करके दिखाना है। तो फर्स्ट नंबर पे आई एम डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 विद 5। तो डिवाइडिंग ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 विद इक्वेशन नंबर 5। बताइए शाबाश, कीजिए हेल्प मेरी, क्या होगा? आपको भी समझ आएगा। क्या है इक्वेशन नंबर 2PA इज इक्वल टू NART अपॉन V, और अपॉन में क्या हो जाएगा? P टोटल। और P टोटल का मतलब, अब यहाँ लिख दो इसको, ये रहा P टोटल। P टोटल के अंदर आपके पास क्या है? NA प्लस NB प्लस NC, और इधर आपके पास है RT बाई V। क्या करूं, जल्दी बोलो शाबाश। RT बाई V से RT बाई V कैंसिल हो गया। अब इसको पढ़ के बताओ ये क्या दिख रहा है आपको? A के मोल अपॉन में टोटल मोल। कभी पढ़ा ये चैप्टर नंबर 1 के अंदर, व्हाट इज मोल फ्रैक्शन। तो अगर किसी सॉल्यूशन में 3 सब्सटेंस है A, B और C, और उनके मोल्स हैं Na, Nb और Nc, तो A की मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? तो A की मोल फ्रैक्शन हो जाएगी A के मोल और अपॉन में टोटल मोल। अगर याद नहीं है तो इसको आपको जाके चेक करना पड़ेगा, चैप्टर नंबर 1 में मैंने करवाया हुआ। क्या ये यहाँ पर भी यही रिलेशनशिप है? तो PA अपॉन में P टोटल इज इक्वल टू A के मोल और अपॉन में टोटल मोल, और A के मोल अपॉन टोटल मोल को क्या कह सकते हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ A। तो सर इसको लिख के दिखा रहे हैं XA। अब रिलेशनशिप आ गया मेरे पास, PA इज इक्वल टू XA P टोटल। तो कुछ बुक्स X को बड़ा दिखाती हैं, कुछ बुक्स छोटा दिखाती हैं, X मोल फ्रैक्शन को है। सेकंड नंबर पे अगर मैं डिवाइड करता हूं 3 को, इक्वेशन 3 को 5 से, तो अब आपको पता लग गया होगा RT बाई V से RT बाई V कैंसिल हो जाएगा, एंड आई विल ऑब्टेन PB इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू XB P टोटल। और थर्ड नंबर पे मेरे पास क्या बनेगा जी? PC इज इक्वल टू XC अपॉन P टोटल। तो ये आपके पास 3 रिलेशनशिप आते हैं। यहाँ पे व्हाट इज PB? PB इज पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस B, मतलब B की वजह से कितना प्रेशर डेवलप हो रहा है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस B, ठीक है जी। कोई पूछ ले XB क्या है या XC क्या है, तो आप लिख के आओगे मोल फ्रैक्शन ऑफ C, मतलब C के कितने मोल्स का फ्रैक्शन है वहां, और P टोटल तो बताने की जरूरत ही नहीं है, दैट इज टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैसेस। तो इस पे आपका न्यूमेरिकल बनता है, बिल्कुल इसका न्यूमेरिकल करवाएंगे, और बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल आपकी बुक में गिवन भी है। Our next numerical regarding Dalton's law of partial pressure is a mixture of neon and oxygen। तो नियोन एंड ऑक्सीजन, डाई ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है? O2। तो न्यूमेरिकल आपको कह रहा है कि मेरे पास एक मिक्सचर पड़ा है, दैट इज ऑफ नियोन एंड डाई ऑक्सीजन, एंड द अमाउंट ऑफ नियोन इज 70.6। क्वेश्चन सुनना, अब आप लोगों को क्या दे रहे हैं? द अमाउंट ऑफ नियोन in the mixture is 70.6 and the amount of dioxygen is 167.5 gram. Okay, now the question is, if the total pressure यानी कि P total given है is 25 bar, then calculate partial pressure of each gas। मतलब partial pressure of neon भी find out करना है और partial pressure of oxygen भी find out करना है। दिस इज यूर क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ आ गया मेरे बच्चों को? द मिक्सचर कंटेनिंग नियोन एंड डाइऑक्सीजन हैविंग दिस अमाउंट
has total pressure of 25 bar and you have to calculate the partial pressure of both gases. तो स्टार्ट करते हैं आपका सॉल्यूशन विद कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ मोल्स, जो आपको फर्स्ट चैप्टर में निकालने सिखाए थे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नियोन, क्या बताया था? अमाउंट ऑफ नियोन अपॉन मोलर मास ऑफ नियोन। कितनी है अमाउंट गिवन है आपको, और एटॉमिक मास या मोलर मास कितना होता है इसका? 2020। तो इफ यू आर calculating the moles then it will become 70.6 upon 20। तो 20 की तो जरूरत ही नहीं है, 2 से डिवाइड कर दो। अगर आप 2 से डिवाइड कर देते हो, ठीक है जी, सॉरी एक्चुअली इनकी अमाउंट मैंने उल्टी लिख दी। इसकी अमाउंट है O2 की और इसकी अमाउंट है नियोन की, सॉरी ये उल्टा लिख दिया मैंने। हाँ अब ठीक है। तो इफ यू आर कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ नियोन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नियोन, then it will become 167.5। ओके, तो 2 से डिवाइड कर दो। 2 से अगर आप लोग इसको डिवाइड कर देते हैं तो इट इज वेरी सिंपल। क्या वैल्यू आ जाएगी? वेरी गुड, 83.75। लेकिन जीरो भी है इसलिए 8.375। वेरी गुड, सही निकाला बिल्कुल। नाउ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डाइऑक्सीजन निकाल देते हैं वो भी। मोल्स ऑफ O2, तो क्या लिखूंगा ऊपर? अमाउंट ऑफ O2 अपॉन मोलर मास ऑफ O2। कितनी अमाउंट है इसकी? 70.6, और नीचे कितना आ जाएगा? 32। आता है 32 का टेबल? 32 1 जा 32, हाँ जी, 32 2 जा 64, बिल्कुल। तो यहाँ पर ये आएगा 2.21 के आसपास। तो ए के मोल भी पता लग गए और बी के मोल भी पता लग गए। क्या टोटल मोल्स बता दोगे? What is the total moles? तो टोटल मोल्स हो जाएगा नियोन के मोल दैट इज 8.375 प्लस में 2.21, और ये अप्रोक्सीमेटली 10.585 के आसपास आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया 10.585। पर सर को कैलकुलेट करना है पार्शियल प्रेशर। अभी मैंने बताया था इसको ए गैस कंसीडर कर लेता हूं, इसको बी गैस कंसीडर कर लेता हूं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A gas is equal to XAP total, यही फॉर्मूला दिया था। अब बताइए मेरे बच्चों के पास क्या चीज नहीं है? P total है, जल्दी बोलिए शाबाश। P total was given in the question, yes or no? Very good। और अब मुझे क्या करना है? अब मुझे XA बताना है। तो मैं बताता हूं, XA होता है A के मोल अपॉन टोटल मोल। A के मोल गिवन है, ये हमारे पास ये रहा, और टोटल मोल भी गिवन है दैट इज दिस, और इनटू में पी टोटल। तो कैलकुलेट कर लो, ऊपर आएगा 2.21, चलो, और इनटू में 25, और अपॉन में कितना हो जाएगा ये आपके पास? 10.585। अप्रोक्स के अंदर आंसर निकाल सकते हो, नहीं तो पहले आप मोल फ्रैक्शन करके मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो। जरूरी नहीं है कि सीधा आप लोग डायरेक्ट निकालो, ये अपना डायरेक्ट मेथड है। अगर आप थोड़ा सा इसको इजी करना चाहते हो कैलकुलेशन को, वैसे तो मेरे लिए इजी है क्योंकि ऊपर मुझे 25 दिख रहा है, मुझे नीचे 10 दिख रहा है। अगर मैं x से पहले निकाल लेता हूं तो x से बराबर क्या हो जाएगा? NA अपॉन N टोटल। NA है मेरे पास 2.21 और नीचे है 10.5। बता दो जी, ये अप्रोक्सीमेटली 2 क्योंकि थोड़ा सा 2 से ज्यादा है, और ये अप्रोक्सीमेटली 10 क्योंकि ये भी 10 से थोड़ा सा ज्यादा है। 2/10 कितना होता है? 2/10 इज इक्वल टू 0.2। 2/10 बराबर 1/5, पर मुझे 1/5 नहीं चाहिए था, मुझे 0.2, और एग्जैक्ट आंसर इसका 0.21 है। अगर आप 0.2 भी कर दोगे तो निकल जाए। अब बताइए मैं एक्स भी कैसे निकालूं? शाबाश, हाउ कैन आई फाइंड आउट एक्स भी? फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी से। आंसर है 1 माइनस एक्स ए। मैंने आपको ये बात बताई थी, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर मोल फ्रैक्शन का एडिशन हमेशा 1 होता है। अगर 3 कंपोनेंट होते तो भी 1, 4 होते तो भी 1, और 5 होते तो भी 1। तो 1 माइनस 0.21 दैट इज 0.79।
तो ये मेरे पास आपके पास आंसर आ गया लास्ट। अब मुझे चाहिए पी ए इज इक्वल टू एक्स ए पी टोटल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स ए? दैट इज 0.21 एंड व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ प्रेशर? दैट इज 25। इसको आप लोग सोल्व करते हैं, ये बड़ा इजी सा टॉपिक है। ये आएगा 5.25। नाउ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 5.25 बार। दूसरा तरीका पीवी निकालने का, दो तरीके हैं। इधर आप थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि ये ज्यादा मुश्किल मल्टीप्लाई नहीं है। पर अगर ये मुश्किल होता तो सर क्या करते हैं? अगर ये मुश्किल होता तो सर कहते हैं पीवी इज इक्वल टू पी टोटल माइनस पी ए। कितना है पी टोटल? आप बिल्कुल नहीं बोल रहे हो बच्चा। 25 माइनस 5.25। क्योंकि किसी भी सॉल्यूशन में अगर टोटल प्रेशर 25 है और फर्स्ट गैस की वजह से वो 5.25 है, तो सेकंड गैस की वजह से ऑब्वियसली द रिमेनिंग प्रेशर जो है वो इसी की वजह से होगा। द आंसर इज सेम। तो दिस इज द मेन क्वेश्चन रिगार्डिंग डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है जी। अब इसके बाद में आपके पास आता है जी केटीजी एंड मॉलिक्यूलर स्पीड्स। क्या होता है केटीजी? फिजिक्स में आपको डिटेल पढ़ाएंगे, ये टॉपिक फिजिक्स के अंदर है, पर फिर भी मैं आपको शुरू करवा देता हूं क्योंकि मुझे इसमें सिर्फ 3 फॉर्मूले चाहिए। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है जी। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर आप लोगों को प्रेशर कैसे एग्जर्ट होता है वो बताया जाता है। ठीक है। और उसके बाद में इसमें एक टॉपिक और ऐड कर दिया इस साल, मॉलिक्यूलर स्पीड। ये कुछ बुक्स में है और कुछ बुक्स में नहीं है, तो ये एक्चुअल में फिजिक्स का पार्ट है, तो वहां जरूर मिलेगा आपको। वहां पर भी आपने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ना है। तो केमिस्ट्री में तो मेरे पास जो बुक है उसमें मैं है लिखा हो तो मैं करवा देता हूँ, वरना अदरवाइज केमिस्ट्री में नहीं है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या बताती है कि किसी भी कंटेनर के अंदर जो आप लोगों के गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं वो लगातार मोशन करते हैं स्ट्रेट लाइन के अंदर। तो जब स्ट्रेट लाइन में मोशन करते हैं तो उनकी आपस में टक्कर होती है, यस और नो? लेकिन जब भी टक्कर होगी, नुकसान होगा कि नहीं होगा? जल्दी बोलिए, शाबाश। होगा, बिल्कुल। 2 ट्रक ने आपस में टक्कर कर दी, बोलिए शाबाश। नुकसान हुआ? किस लिहाज से? मास कम हो जाएगा, एनर्जी भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। पहले प्रोड्यूस ज्यादा होगी फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन हम ये बात बोलते हैं जो गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर इलास्टिक इन नेचर। अब बताइए जी, 2 ट्रकों की टक्कर हुई, बड़ा भारी नुकसान हुआ, पर टायर बड़े खुश खुश नजर आ रहे हैं। इस ट्रक वाले टायर ने इस ट्रक वाले टायर से पूछा, और भाई क्या हाल है? तो वो कह रहा है सर अपने तो बढ़िया है, तेरे सुना। क्यों नहीं हुआ? ट्रक के टायरों का नुकसान क्यों नहीं हुआ? अगर 2 टायरों को आप फुल स्पीड पे ला करके टक्कर कर दो, हाँ जी, क्या नुकसान होगा? क्यों कर लेते हैं? थोड़ा मुझे भी बता दो। शाबाश। एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करते, वो इलास्टिक होते हैं। तो हम बोलते हैं कि इनकी जो कोलिजन्स होती है वो कंप्लीटली इलास्टिक होती है, इसलिए देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी एंड नो लॉस ऑफ मास। ये सारी बातें केटीजी ने बताई जो मुझे खास नहीं बतानी। मुझे तो ये बताना है कि किसी भी गैस के सिलेंडर में, चलो ये गैस का सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर गैस भरी हुई है, तो बताइए जी कौन से पार्ट में गैस का प्रेशर ज्यादा होगा और कौन से पार्ट में गैस का प्रेशर कम होगा? बोलिए। सभी में बराबर होगा, क्योंकि गैसेस जब आपस में टक्कर करती है तो वो इक्वली टक्कर करती है दीवार के साथ भी, कंटेनर के साथ। और जब वो कंटेनर के साथ टक्कर करती है तो गैस का जो प्रेशर है वो डेवलप होता है। इसलिए आप कहीं से भी अगर सिलेंडर को तोड़ देंगे, गैस वहीं से निकलनी शुरू हो जाएगी, और वो तब तक निकलती रहेगी जब तक उसका आउटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल नहीं हो जाएगा। यानी कि गैस का प्रेशर और आउटर प्रेशर इक्वल नहीं हो जाएगा। इसे बोलते हैं जी आप लोग केटीजी। बस मेरे हिसाब से तो यही है। अब इसके बाद आते हैं जी आपके डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्पीड। तो ये फिजिक्स में है, पता नहीं इस बार इन्होंने कैसे ऐड करके पर करवा देता हूं। इसमें ये आता है जी आपके पास में एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड तो कोई भी बच्चा बता देगा, है ना? इसको हम लिखते हैं यू एवरेज।
मान लीजिए मेरे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं किसी भी गैसियस सिलेंडर के अंदर। मान लेते हैं उनकी फर्स्ट की स्पीड, क्या इनकी स्पीड बराबर होगी? ये बताओ शाबाश। ये जरूरी है कि सभी की स्पीड ज्यादा हो या बराबर हो? ये और बता दो शाबाश। नो सर। क्यों? क्योंकि अगर इधर से एक मॉलिक्यूल मान सकते हैं कि कांस्टेंट है या स्लो स्पीड पे है और दूसरा मॉलिक्यूल इधर से फुल स्पीड पे आ रहा है, तो क्या होगा? जब इसकी और इसकी टक्कर होगी तो ये फास्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। लेकिन आपको कोई कहते हैं व्हाट इज एवरेज स्पीड? द स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल 1, द स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल 2, द स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल 3 एंड द स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल, जल्दी बोलिए, n अपॉन में n। कितने बच्चों को मुश्किल लगाई है? जल्दी जल्दी बताया करो। इजी है ना, कोई मुश्किल वाली बात करनी है? तो ये आपके पास में होता है, ये आपके पास एवरेज स्पीड होती है, ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट नंबर पे आपके पास में सेकंड जो स्पीड है वो इन्होंने दी हुई है प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को आप ये कह सकते हो कि मैक्सिमम जो मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी स्पीड एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर आती है, तो उनको आप लोग कह सकते हो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो सेकंड जो आपके पास में बचे, उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं गिवन है, दैट इज URMS, और एक है आपके पास में मोस्ट प्रोबेबल UMP। अब इसमें UMP के अंदर बड़ा सिंपल सा बता रखा है कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। अब आपके पास जो टोटल मॉलिक्यूल्स हैं उसमें से कईयों की स्पीड बहुत तेज होगी, यस और नो? कईयों की स्पीड बहुत ही कम होगी। चलो सड़क की बात कर लेते हैं, बड़े सिंपली समझ आएगा। सड़क पे फुल स्पीड पे चलाने वाले कितने ज्यादा होते हैं? जो बहुत ही फुल स्पीड पे चला रहे होते हैं। जल्दी बोलिए शाबाश। कम होते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो बाइक को भी साइकिल की स्पीड से चला रहे होते हैं। ऐसे बंदे कितने होते हैं? जल्दी बोलिए। वो भी कम होते हैं, बिल्कुल। तो एवरेज में सबसे ज्यादा कौन से होते हैं? जल्दी शाबाश। जो नॉर्मल, वेरी गुड, जो नॉर्मल चलाते हैं। तो यही लिखा हुआ है कि द मैक्सिमम इन द कर्व रिप्रेजेंट दैट पोजेस्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल। इसका मतलब कि जो मेनली आपके पास में मोस्ट प्रोबेबल जो स्पीड है, मोस्ट प्रोबेबल मतलब आज मैं कह दूं कि जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है इस पे अपने सड़क के ऊपर, वो होती है 25 to 40 के बीच में। क्योंकि बहुत स्लो वाले भी बहुत कम होते हैं और बहुत फास्ट वाले भी, उसको अपने बोलते हैं UMP। तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी या स्पीड। और तीसरे नंबर पे आता है URMS। ये तो मेरे बच्चों ने पढ़ा होगा, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या रूट मीन स्क्वायर स्पीड, क्योंकि अपने स्पीड लेके चल रहे हैं। तो इसके अंदर पता है क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा है कि काइनेटिक एनर्जी, सुना हुआ है कभी आप लोगों ने? क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, वेरी गुड, पर मैं तो U से पढ़ा रहा हूं आपको स्पीड, तो हाफ MU स्क्वायर। सही लिखा है कि गलत लिखा है? बस इतनी सी बात बता दो, शाबाश। तो जब आप काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं तो हाफ MV स्क्वायर यानी कि U स्क्वायर चाहिए होता है। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का मतलब व्हेन यू वांट टू कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी, तो आपको U का स्क्वायर चाहिए होगा, इसलिए इन्होंने थर्ड निकाल दी। तो जो URMS होता है उसको अपने रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं U स्क्वायर बार, ओके। और ये क्लियर कट बात है, ये भी एक टाइप की एवरेज ही है। तो अगर ये भी एक टाइप की एवरेज है तो क्या हो जाएगा? बस इतना सा फर्क हो जाएगा कि फर्स्ट मॉलिक्यूल की स्पीड का स्क्वायर, सेकंड मॉलिक्यूल की स्पीड का स्क्वायर, थर्ड मॉलिक्यूल की स्पीड का स्क्वायर और डैश डैश करके n मॉलिक्यूल की स्पीड का स्क्वायर और अपॉन में n। तो बच्चा जरूर पूछेगा सर इसकी क्या जरूरत पड़ गई? तो इफ यू वांट टू कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी और एवरेज काइनेटिक एनर्जी, आपको URMS की जरूरत है। तो टोटल कितने टाइप की वेलोसिटीज पढ़ा दी सर ने? एक तो एवरेज स्पीड वाली यानी कि एवरेज वेलोसिटी, एक मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, और लास्ट आपके पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। पर अपने वेलोसिटी की जगह बस इतना ध्यान रखना, स्पीड बोलना है और V की जगह इसको U लगाना है।
अब कोई आपसे पूछ ले सबसे फास्ट कौन से, मोस्ट, बेटे इसका फॉर्मूला वैसे होता है शायद, मेरे को दिमाग में नहीं है, जरूर बताएंगे आपको, डोंट वरी अगर हुआ तो, क्योंकि काफी टाइम हो गया मैं इसके टच में नहीं हूं, ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे ये फिजिक्स बेटे, ये इसको डिफरेंट करने के लिए, इससे डिफरेंट करने के लिए, रूट मीन स्क्वायर के लिए ये बार आता है यहाँ पर, ठीक है। अब आपके पास 3 स्पीड है, आपके हिसाब से तीनों में से सबसे फास्ट कौन सी लग रही है आपको? अगर मैं कहूं कि किसकी वैल्यू बड़ी आएगी, वैसे तो आइडिया लग रहा है, मुझे तो लग रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है वो बताइए, शाबाश। सबसे फास्ट कौन सी लग रही है, सोच के देखो, कौन सी वैल्यू तीनों में सबसे बड़ी है? तीनों बराबर लग रही है। ये क्या दिख रहा है यहां पे? वेरी गुड, बिल्कुल, स्क्वायर करने से वैल्यू बराबर हो जाएगी। एक तूने किसी नॉर्मल वैल्यू का एवरेज, एक तूने किसी नॉर्मल वैल्यू का एवरेज निकाला है, कमाल करते हो यार, और एक आपने किसका स्क्वायर करके उसका एवरेज निकाला है। तो सबसे ज्यादा मुझे दिख रही है URMS, ठीक है जी। सेकंड नंबर पे मुझे दिख रही है जी U एवरेज, क्योंकि मैंने इसमें फास्ट वालों को भी कंसीडर किया है और स्लो वालों को भी किया है और मिडल वालों को भी किया है, तो मुझे सेकंड नंबर पे दिख रही है U एवरेज। और सबसे कम मुझे मोस्ट प्रोबेबल दिख रही है, क्योंकि इस वाले में मैंने सिर्फ उन्हीं को पिक किया है जो कि एक एवरेज स्पीड से गाड़ी चला रहे थे, फास्ट वालों को भी छोड़ दिया और स्लो वालों को भी छोड़ दिया। तो इसका मतलब सबसे कम क्या होती है? UMP। और इसका रेशो भी फिक्स होता है गैसियस मॉलिक्यूल्स में, तो वो आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आप कंपटीशन लेवल पे बैठे हुए हैं तो। और ये होता है जी आपके पास में दिस रेशो 1:128 और 1.224। तो दिस इज द रेशो ऑफ URMS, U एवरेज। अच्छा उल्टा लिख दिया ना, सबसे पहले सबसे बड़ा कौन सा है उसके हिसाब से लिखते हैं। तो ये हो जाएगा जी U मोस्ट प्रोबेबल दैट इज 1, फिर सेकेंड नंबर पे U एवरेज दैट इज 1.128 एंड द थर्ड इज U RMS जो सबसे फास्ट है 224। तो इसका मतलब अगर UMP को सबसे आप 1 मान लेते हैं तो वो इससे 1.12 होगी और ये 1.224 होगी। तो दिस इज द 3 टाइप ऑफ स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स in gaseous state.